हेलो एवरीवन। आज मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाउट लेना था जो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउट हो भी सकता है, ठीक है। तो उसकी बेस करके दो तीन क्वेश्चन लेने में मेरा डाउट है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो जाती है काफ़ी लोगों को, और वो है सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो सिलेक्शन के अंदर कैसे, जैसे मेरे पास लेट्स से 10 कुछ डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं, इसमें से लेट्स से मुझे तीन चीज़ें चुननी है, तो मैं क्या बोलूँगा कि सिंपल 10 C3, राइट, कि भाई 10 में से तीन चीज़ें चुन लो, ठीक है। एक और बंदा आया, उसने बोला कि चलो ये तो सही है कि तुमने 10 में से तीन चीज़ें ऐसे करके चुन ली, ठीक है, 10 से 3 तरीकों से। उसने बोला मेरा क्या तरीका है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 10 में से एक चीज़ चुन, ठीक है, फिर एक चीज़ चुनो, फिर एक चीज़ चुनो। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर तूने 10 में से एक चीज़ चुन ली, अगर तूने 10 में से एक चीज़ चुन ली, तो जहाँ से भी तुम चुन रहे हो उसमें से 9 चीज़ें बची, तो यहाँ पे तुमने फिर वापस 10 में से एक चीज़ कैसे चुन ली, तो ये तो गलत है। उसने बोला ठीक है, चलो ठीक है। एक दिन बाद वो फिर से लौट के आया, कह रहे ऐसा तो नहीं होने वाला, मेरे को एक और डाउट है। मैंने कहा बताओ। कह रहे देखो, मेरे उसने बोला लेट्स से बैग के अंदर 10 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं, उनमें से मैं एक एक करके उठा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर तुझे 3 बॉल उठानी है तो सीधे 10 में से 3 बॉल उठा लो, 10 C3, सिंपल, ये आंसर हो गया, जो कि करेक्ट है एकदम, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि 10 डिस्टिंक्ट चीज़ों में से तीन चीज़ें उठानी है, 10 C3 तरीकों से ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। सिलेक्शन 10 C3 तरीकों से हो सकता है। उसने बोला पहले मैं 10 में से एक उठाऊंगा, 10C1। फिर बैग में अगर 9 रह गई, भाई 10 में से तुमने एक उठा ली, अब 9 बची, 9 में से मैं एक उठाऊंगा, ठीक है। फिर अब बैग में कितनी बची, 8 बची, अब मैं उसमें से एक उठाऊंगा। तो उसके हिसाब से ये तरीके आ रहे थे, 10C1 इंटू 9C1 इंटू 8C1। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो 10C1 कितना होता है, 10 ही होता है। 9C1 कितना होता है, 9, और 8C1 8। 10C3 क्या होता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। साफ साफ दिख रहा है दोनों में डिफरेंस तो है, दोनों में डिफरेंस तो है। क्या डिफरेंस है, एक सिंपल 10 इंटू 9 इंटू 8 है, और दूसरे में 3 फैक्टोरियल का डिवीजन भी है, ठीक है। मतलब कि 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल हमारा सिंपल सा आपका बेसिकली 6 होता है, 6 होता है, राइट। तो यार ये तो मतलब काफ़ी सही चीज़ है कि ये कैसे हो रहा है ना। क्योंकि देखने में कुछ लोगों को लगेगा कि ये वाली आइडियोलॉजी में भी क्या दिक्कत है कि भाई मैं 10 में से एक उठा रहा हूँ, फिर 9 बज गई, 9 में से एक उठा रहा हूँ, फिर आज जो 8 बज गई उनमें से मैं एक उठा रहा हूँ। तो इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो मुझे समझानी है क्या दिक्कत है, ठीक है। परफेक्ट, तो तैयार हो जाइए बिल्कुल। तो डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है सिलेक्शन और अरेंजमेंट में। जिस चीज़ में वो बच्चा कंफ्यूज हो गया, सिलेक्शन और अरेंजमेंट में। और फिर वो इस बात पे भी कंफ्यूज हुआ कि क्या हम हर क्वेश्चन में ये चीज़ चेक करेंगे, राइट। क्या ये चीज़ हम हर क्वेश्चन के अंदर चेक करेंगे कि कौन सा गलत है, क्या सही, क्या नहीं है। तो पहले मुझे समझाने दो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। उनको मैं दिखाऊंगा, शो करूंगा कि इसमें ऐसा कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, तो बहुत ही बेसिक है। पर एक बार कंसेप्ट समझ जाओ तब तो तुम देखोगे ना कि चेक कैसे करना है, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास यही 10 चीज़ें रखी हुई हैं, A1 A2 A3, और ऐसे करते करते, है ना, A3 ऐसे करते करते A10 तक मेरे पास चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे एक A4 भी ले लो, A5 भी ले लो, बाकी ऐसे करते करते A10 तक मेरे पास 10 चीज़ें हैं। अब इन 10 में से मैंने कोई भी तीन चूज कर ली। तो जब मैंने बोला ना 10C3, जब मैंने बोला 10C3, तो उसमें क्या है, इन 10 में से कोई भी तीन चूज कर लो। लेट से तुमने चूज किया A2, फिर तुमने ले लिया लेट से A3, और फिर तुमने लेट से A7 उठा लिया, तो तुमने ये तीन चूज कर लिए, ठीक है। या फिर तुमने हो सकता है ये चूज किया हो, चलो लेट से A3 A5 A10, है ना। ऐसे करते करते तुम्हारे बहुत सारे इसमें आंसर आ जाएंगे। पर क्या अगर मैं बोलूँ कि A3 A7 A2, तो ये और ये तो सेम ही है, ये और ये तो सेम ही है, बस इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 10C3 इंटू अगर तुम 3 फैक्टोरियल करते हो तो ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। पर अगर सिर्फ 10C3 है तो फिर ये एक ही केस माना जाएगा, ये एक ही केस है, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हें यहीं पे यही चीज़ समझानी है, यही चीज़ समझानी है कि वो बच्चा कहाँ गलत चला गया, जब उसने बोला ना कि 10C1 इंटू 9C1 इंटू 8C1। तो एक एक करके देखते हैं। 10C1 का क्या मतलब है, इन 10 में से कोई भी एक उठा लो। लेट्स से उसने उठाया A2, ठीक है। ऐसे एक और बच्चा है, वो साइड बाय साइड, उसने जब बोला 10C1 तो उसने लेट्स से उठा लिया A3, ठीक है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। दोनों ही केसेस होंगे इसके अंदर, दोनों ही केसेस होंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर दूसरी बार में आए, फिर क्या बोला उसने कि अब जो 9 चीजें बच गई, अब जैसे A1 से लेकर के A10 में इस बच्चे ने A2 उठा लिया, तो अब क्या बच गया, A1 A3 A4 A5, ऐसे करते करते A10 तक A2 रह गया हमारा, A2 चला गया, राइट। तो इन 9 में से मैंने कोई भी एक उठा लिया, लेट्स से मैंने उठाया A3, ठीक है। अब लेट्स से मैं सेकंड वाले के पास आया, उसने बोला कि तुम कौन सा उठाओगे, लेट्स से उसने उठा लिया A7 उठा लिया उसने, ठीक है। परफेक्ट, बढ़िया। अब तीसरी बारी आई 8C1। तो 8C1 वाले बच्चे ने क्या करा, मतलब 8C1 मतलब कि इस बच्चे ने क्या करा, इस बच्चे ने अब जो हमारी 10 चीज़ें थी, मेरे पास जो ये 10 चीज़ें थी, उसमें से मैंने A2 उठा लिया है, A3 ऑलरेडी उठा लिया है। तो अब ये जो 8 चीज़ें बच गई, लेट्स से इसमें से उसने उठा लिया A7 उठा लिया उसने, ठीक है। और जो दूसरा बच्चा है उसने इन 8 में से क्या उठाया, उसने लेट्स से A2 उठा लिया, ठीक है। अब जो ये तरीका है, इसके हिसाब से ये और ये डिफरेंट केसेस हैं। तुमने देखा, मैंने बिल्कुल दोनों अलग अलग तरीके से मैंने इसको निकाला है। पर हमें पता है कि अगर मैं इसको एक थैली के अंदर डाल दूंगा, तो A2 A3 A7 हो, चाहे उस थैली के अंदर मैं ऐसे लिखूँ A3 A7 A2, दीज आर बोथ द सेम थिंग्स,
राइट। सिलेक्शन के लिए तो ये सेम ही है, अरेंजमेंट के लिए डिफरेंट है, सिलेक्शन के लिए सेम है। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे जो बेसिकली किया वो तुमने क्या करा, तुमने बेसिकली यहाँ पर अरेंजमेंट कर डाला, तुमने यहाँ पे सिलेक्शन नहीं किया। ठीक है, बल्कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या था, 10 × 9 × 7 है ना, ये 10 है, ये 9 है और ये 7 है। तो जब उन्होंने वो नहीं बताया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसके हिसाब से अगर तुम देखोगे तो 3 है, तो पहले डिब्बे बनने के कितने तरीके, 10 तरीके हैं, तो 10। फिर दूसरे वाले बनने के कितने तरीके, 9। फिर 8, तो 10 × 9 × 8, तो ये आपका ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसने दो केसेस दे दिए तुम्हें, देख पा रहे हो तुम यहाँ पे। इनफैक्ट एक और बन जाएगा, कौन सा केस बन जाएगा, एक और कौन सा केस बन सकता है, लेट्स से ये बन जाएगा A2 A7 A3। ठीक है, ये तीन चीजें अपने आप में कितने तरीके से घूम सकती हैं, 3 फैक्टोरियल। मतलब कि जो ये कॉम्बिनेशन है A2 A3 A7 का, ये ऐसे 6 केसेस हैं, ऐसे 6 केसेस है, ऐसे 6 कॉम्बिनेशन हैं जो अलग अलग काउंट हो गए। तो ऐसा हर बार हुआ होगा, जैसे अगर एक कॉम्बिनेशन था A2 A3 A7, तो ये 6 बार काउंट हो गया। ऐसे एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, लेट्स से A1 A4 और A5 का। ठीक है, तो ये फिर से 6 बार काउंट हो गया होगा। ऐसे करते करते सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन थे वो हर बार 6 बार रिपीट हो गए। इसलिए हमने जो ओवरऑल मेरा आंसर आया उसको मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 6 क्या था एक्चुअल में, ये 3 घूमने के तरीके, तो ये 3 फैक्टोरियल हो गया। लेट्स से यहाँ पर मैं अगर 10 में से 4 चीज़ें उठा रहा होता, तो ये बच्चा मुझसे क्या बोलता, 10C1 9C1 फिर 8C1 फिर 7C1। तो अब क्या होता, अब लेट्स से A2 A3 A7 और यहाँ पर लेट्स से एक A6 भी आएगा। तो अब ये जो 4 हैं, ये 4 अपने आप में कितने तरीके से घूम सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24 तरीके से। यानी कि ये जो 4 का कॉम्बिनेशन है कि 24 बार रिपीट हो रहा होगा। ऐसी एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, A1 A4 A5 A2। ठीक है, तो ये फिर से फर्दर 24 बार रिपीट हो रहा होगा, ये वाला भी 24 बार रिपीट हो रहा था। ऐसे करते करते जितने भी कॉम्बिनेशन बने, कितने कॉम्बिनेशन बने होंगे एक्चुअल में, 10C4। ठीक है, पर ये सबके सब कितनी बार रिपीट हो गए, 24 टाइम्स। ठीक है, तो इनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 24 से, यानी कि 4 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जब आप मल्टीपल वो कर देते हो, जब आप रिपीटेशन इन्वॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट हो गया रिपीटेशन का। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये चीज़ लगती कहाँ पर है, ऑर्डरिंग के अंदर। तुम यहाँ पे ऑर्डर डाल रहे हो, देखा जाए तो, कि यार तुमने A2 को पहले चुना, या तुमने A7 को पहले चुना, या फिर A3 को। अगर मैं बोल रहा हूँ A2 A7 A3 और मैं बोल रहा हूँ A3 A2 A7, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, ऑर्डर का फ़र्क है। सिंपल, भाई दोनों में ऑर्डर का फ़र्क है ना। इसमें मैंने पहली बार, तुमने सबसे पहले क्या चुना, मैंने A2 चुना, तूने क्या चुना, मैंने A3 चुना। दूसरी बार में तुमने क्या चुना, मैंने तो A7 चुना, तूने क्या चुना, मैंने तो A2 चुना। तीसरी बार में तूने क्या चुना, A3, तूने क्या चुना, A7। पूरा डिस्टिंक्ट नंबर है अगर तुम ऑर्डरिंग के हिसाब से देख रहे हो। पर अगर तुम सिलेक्शन के हिसाब से देख रहे हो तो ये अलग ही चीज़ है बिल्कुल, है ना। तो ये दोनों सेम ही है अगर तुम सिलेक्शन के हिसाब से देख रहे हो। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट हो गया कि रेपुटेशन एग्जिस्ट क्यों करता है। ठीक है, अब मुझे ये शो करना था कि उसने बोला था, तो क्या मैं ये चीज़ हर क्वेश्चन में चेक करूँगा, मतलब क्या ये करने की ज़रूरत है। तो यार वैसे तो काफ़ी लोग अभी तक समझ ही गए होंगे, पर मैं फिर भी एक बार शो कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ। तो ये मैंने ना, जो मैंने तुम्हें कराया था उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें कराया था, ये आपका एनसीआर के ऊपर, वो कुछ 4-5 तो बहुत बेसिक थे। सबसे पहले मैंने कराया था स्ट्रिंग गैप मेथड वाला। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था, तुम्हें शायद याद भी आ गया होगा ये एकदम देखकर। ठीक है, तो उसको मैंने मेथड 1 से कराया था वो स्ट्रिंग, फिर मैंने मेथड 2 बताया था तुम्हें, सिंपल आपका गैप मेथड। तो उसमें हम लोगों ने ये यूज़ किया था। अब मैं, कोई बोलेगा यहाँ पर भी वही कर लो, 61 × 61। ठीक है, लेट्स से मतलब जैसे यहाँ देखा है मेथड नंबर 2 क्या देखा है, कि नंबर ऑफ वेज जिसमें तुम रेनबो के कलर्स को अरेंज कर सकते हो सच दैट कि ब्लू और ग्रीन जो है वो कभी साथ में ना आए। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्लू और ग्रीन को हटा देंगे, और फिर VII है ना, VIYOR को मैंने सिंपल लिख दिया, और फिर इनके बीच में जो गैप्स हैं, गैप्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैंने पहले तो इन पांचों को अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल तरीके से। फिर अब मैंने इन 6 गैप में से कोई भी 2 चुन ली। अब यहाँ पे फिर से हो सकता है कि मैं क्या करूँगा, उसका क्या आंसर हो सकता है कि तुमने पहले 6 गैप में से कोई भी एक चूज़ कर ली, फिर उसमें एक बंदे को बिठा दिया एक फैक्टोरियल तरीके से। फिर मैंने 6 गैप में से, सॉरी मेरे पास जो 5 गैप्स बच गई, उसमें से मैंने एक बंदे को चूज़ कर लिया, मतलब एक गैप को चूज़ कर लिया, और उसमें मैंने फिर से एक फैक्टोरियल तरीके से बिठा दिया। अब फिर से यहाँ पे तुम्हें लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है कि इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर फ़र्क पड़ रहा है, ये तुम्हें खुद सोचना है। क्योंकि अगर मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे भी कर सकते हो। हाँ जी, तुम ऐसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट मैटर करता है कि ब्लू कहाँ बैठा और ग्रीन कहाँ बैठा, या फिर ग्रीन यहाँ बैठा और ब्लू यहाँ बैठा। समझे, क्योंकि अरेंजमेंट हो रहा है, समझ रहे हो इस बात को। देखो 61 × 5C1 है, मैंने कैसे करा है, मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मैंने आपका ऐसे सॉल्व किया है कि, कहाँ गया वो, ये 62 × 2 फैक्टोरियल, राइट। ये 6 में से 2 गैप चुन लो और उनमें 2 फैक्टोरियल तरीके से बिठा दो, है ना। मैंने क्या बोला, 6 में से 2 गैप चुन लो और उनमें 2 फैक्टोरियल तरीके से बिठा दो। इसको निकाल के देखो जरा क्या आ रहा है, 6 × 5/2 फैक्टोरियल, और फिर ये फिर से 2 फैक्टोरियल आ गया, और ये दोनों कट गए। इसमें क्या होगा, 61 दैट इज 6, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 5C1 सिंपल आपका 5, तो 6 × 5 6 × 5, आंसर दोनों का सेम आ रहा है। अब तुम इसका लॉजिक समझो, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से मैंने मल्टीप्लाई भी तो किया है। क्यों करा है मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है कि अगर ये VIIOR है, तो मेरा ब्लू और यहाँ बैठा है और ग्रीन यहाँ बैठा है,
और दूसरे किसी केस में यहाँ ग्रीन बैठा हो, यहाँ ब्लू बैठा है, तो ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। अगर ये दोनों अलग अलग केसेस हैं तो फिर ये काउंट होंगे, ठीक है। अगर ये सिलेक्शन की तरह कुछ होता कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बी और जी यहाँ बैठे या फिर जी और बी यहाँ बैठे, मुझे इस बात से फर्क पड़ेगा कि अच्छा इसमें तो चलो बी जी ऐसे बैठ गए, हो सकता है इस वाले में किसी और केस में वी और आई के बीच में बी बैठा है और ओ आर के बीच में जी बैठा है, तो अब ये मेरे लिए दूसरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मुझे फर्क पड़ेगा इस बात से इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो बेसिकली अगर अरेंजमेंट हो तो मुझे तो मैं ये तरीका लगा सकता हूँ, मैं कहूँगा क्यों लगाओगे फालतू में, सिंपल लगाओ ना 62 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, सिंपल। पर अगर तुम्हें लग ही रहा है तो तुम ऐसे भी लगा सकते हो 61 इंटू आपका 5C1 राइट। अच्छा पर इसका अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने ये कहीं और कहीं पे हो सकता है, कहीं पे ऐसे ही होता हो, तो वो भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल शो कर देता हूँ उस चीज़ का। एग्जांपल की बात है तो मैं अभी वो वाला याद है डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट वाला, जो भी हम लोगों ने अभी अभी लेक्चर कंप्लीट किया है आपका 3 घंटे 45 मिनट वाला जो लेक्चर है, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन है तो जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, बहुत ही सिंपल जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, पर फिर भी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो वाला ले लेता हूँ। लेट से मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे 10 चीज़ों को लेट से मुझे आपका 2 3 2, ठीक है, 4 3 कितना हो, चलो 1 मिनट इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, चलो 4 2 2 1 और 5, ठीक है। तो मैंने 10 चीज़ों को 4 थैलियों में बांट दिया। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सिंपल 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, उसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर की वजह से यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ गया, फिर 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, प्रीवियस वाले में किया है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो मैंने ये वाला भी फिर से एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से कर दे रहा हूँ क्योंकि उसी के ऊपर वीडियो है इसलिए। देखो मैं क्या करूँगा, मैं 10 में से 2 चीज़ें ले लूँगा 10C2, ठीक है। फिर अब 10 में से 2 तो मैंने ले ली, अब 8 बची, तो 8 में से मैंने एक उठा ली। फिर अब देखो कितनी बची 7, तो मैंने 7 में से 2 उठा ली। कितनी बची 5, अब मैंने 5 में से 5 उठा ली। अब इस वाले तरीके और इस वाले तरीके में क्या फ़र्क है, अगर तुम इसको निकालते हो तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ये आएगा 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ये आएगा 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है। तो ऑलरेडी कटा हुआ ही है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर से 2 फैक्टोरियल यानी कि उसका स्क्वायर, फिर यहाँ दे रखा है 5 फैक्टोरियल, ये रहा 5 फैक्टोरियल, ये रहा 2 फैक्टोरियल, राइट। हाँ जी, ये आंसर इसका हमें देखने को मिल रहा है। अब हम देख सकते हैं इस वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क है, सिर्फ एक चीज़ का, देखो ये 1 फैक्टोरियल तो नाम का हटाओ इसको, एक 2 फैक्टोरियल यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रखा है मेरे को, ठीक है। अच्छा पर इसमें नहीं दे रखा था, इसमें नहीं दे रखा था, ठीक है। तो चलो एक मिनट रुक जाओ, एक और चीज़ मुझे बतानी थी इसी के साइड में आ जाओ। देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 2 फैक्टोरियल का जो स्क्वायर हुआ उसकी वजह से यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आया, जो कि हमारे पास नहीं था, जो हमारा जब मैंने इस तरीके से किया तो नहीं आया। उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था क्योंकि इसमें वो जो 2 फैक्टोरियल है, वो जो 2 फैक्टोरियल वो इसमें 2 काउंट होता है, ऑटोमेटिकली हट गया, पर इसमें हमने हटाया नहीं, तो कायदे से हमें इसको डिवाइड करना चाहिए 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। क्योंकि ये इन दो केसेस को अलग 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 काउंट कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि ऐसे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं तुम्हें शो करता हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एक मिनट जाओ, मैं एक तुम्हें परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ प्रीवियस क्लास का, ठीक है, और फिर मैं उनको दोनों तरीके से सॉल्व करता हूँ, फिर तुम कहोगे अरे यार इतना फर्क आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, मतलब ये बहुत ही सीरियस मिस्टेक है जो बहुत लोगों ने करी है जेई एडवांस 2020 के अंदर। इतना वाहियात सिंपल सा क्वेश्चन था जो प्रीवियस वाले लेक्चर से उठाया है, मतलब मैंने सी डायरेक्टली, और तुम देखना उस पर काफ़ी लोग गलती करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो मेरा लेक्चर नंबर 17 था ना डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट वाला, उस पर मैंने ये कराया है, टाइम स्टैम्प था 151 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, मतलब 1 घंटा 51 मिनट पे मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया था। उस क्वेश्चन का नाम क्या था, ये वाला था वो, कि एक होटल है, एक होटल है होटल, ठीक है, उसके अंदर 4 रूम्स हैं, उसके अंदर 4 रूम्स हैं, मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। और 6 लोग हैं जिनको हमें इस होटल के अंदर ठहराना है, ठीक है, उनको बैठना है इसके अंदर, जाना है इसके अंदर, मतलब इन 4 रूम्स के अंदर हमें 6 लोगों को डालना है, सच दैट कि जो एक रूम है सच दैट कि ईच ऑफ दीज रूम्स कंटेन एटलीस्ट 1 पर्सन एट मोस्ट 2 पर्सन, मतलब जो क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एटलीस्ट 1 पर्सन, है ना, ओह शिट, हाँ जी, एटलीस्ट 1 पर्सन एंड एट मोस्ट 2 पर्सन, ठीक है। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन, कितने तरीकों से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि हम क्या करेंगे भाई, हमारे को तो सिंपल 4 रूम दे रखे हैं, तो रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 थैली नंबर 1 थैली नंबर 2 थैली नंबर 4, ये मैं वो तरीका है जो मैंने उस लेक्चर में कराया था,
ठीक है, सिंपल तरीका हम सिंपल कर देंगे। क्या करेंगे भाई, सबको एटलीस्ट एक तो पर्सन हर एक रूम में होना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैंने हर एक थैली यानी हर एक रूम के अंदर एक एक बंदे को तो भेज ही दिया। ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड तरीका था कराने का। फिर अब हमारे पास टोटल लोग कितने हैं, 6। तो मैंने किन्हीं 2 रूम में 2-2 बैठा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए 2 और यहाँ पे भी आ गए 2। ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने क्या बोला था कि बेसिकली अगर मैं 6 लोगों को ऐसे 4 पैकेट्स में डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। और क्योंकि 2 बार आ गया इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि फिर ये 1 2 बार आ गया इसलिए इसकी वजह से भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, परफेक्ट। तो ये तो मैंने डिवाइड कर लिया। अब मैं इनको 4 फैक्टोरियल तरीके से लोगों को बिठा सकता हूँ। मतलब ये मैंने क्या कर दिया, डिवाइड, और ये मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, परफेक्ट। ये मेरा मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 जो कई लोगों के दिमाग में आ सकता है वो मैं तुम्हें पहले बताता हूँ। एक बार अपने आप सोच के देखो, अगर मैं इसको सिंपल एनसीआर से करने की कोशिश करूँ, ठीक है, अगर कोई बंदा कोशिश करे तो वो क्या करेगा। हो सकता है कि तुम भी वही सॉल्यूशन करो, फिर मैं तुम्हें बताऊं कि ये तुम मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, एक बार कोशिश करने की देखो, तुम ऐसे करके ना कि 6 में से मैंने 4 लोग चुन लिए, उनको बैठा दिया 4 फैक्टोरियल तरीके से। इस तरीके से करने की एक बार कोशिश करो, मजा आएगा काफी। अब तुम गलती करोगे मेरे हिसाब से। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। देखो उसने बोला कि मैंने 6 में से ना 4 लोगों को चुन लिया, मैंने 6 में से 4 लोगों को चुन लिया और उनको 4 फैक्टोरियल तरीके से 4 रूमों में भेज दिया। सिंपल, मैंने 6 में से 4 लोगों को चुना और उनको मैंने 4 रूमों में भेज दिया। सही है। अब मेरे पास कितने लोग बचे, 2 लोग बचे। और मेरे पास रूम कितने हैं, पूरे 4 रूम है, क्योंकि मैं एटमोस्ट 2 लोगों को डाल सकता हूँ। तो मैंने अब 4 रूम में से कोई भी 2 रूम चुन लिए। ठीक है, और उसमें उन जो 2 लोग थे मेरे पास, उनको इन 2 रूमों में जो मैंने चुने हैं इसमें मैंने बिठा दिया। तो उसका आंसर ये आ रहा था। पर एक्चुअल आंसर, जो आंसर की आई जे एडवांस 2020 की, उसका आंसर ये था, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा था। अब लोग सोच रहे यार क्या कि यार ये क्या चक्कर है यार, ये तो बहुत सुनने में सही लग रहा है, क्या करा, कितना सिंपल है। 6 लोगों में से कोई भी 4 लोग चुन लिए। ठीक है, उनको मैंने 4 रूम में बिठा दिया 4 फैक्टोरियल तरीके से। सही है, सिंपल, परफेक्ट। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इन 4 रूमों में से, इन 4 रूम्स में से मैंने कोई भी 2 रूम उठा लिया, इनमें से मैंने कोई भी 2 रूम उठा लिया। और उसमें उन 2 रूमों में मैंने, जो मेरे पास 2 लोग बढ़ गए थे, उनको मैंने बिठा दिया इसके अंदर। ये उसका तरीका था। अब इसमें फ्लॉ क्या है, इसमें फ्लॉ क्या है तो समझते हैं, एक एक करके देखते हैं। इसलिए मैं पहले समझा दूं, चलो इस वाले को। 6 लेट्स मेरे पास पर्सन हैं, P1, P2, P3 और लेट्स से P4, P5 और P6। ठीक है, ऐसे करके इनमें से मैंने कोई 4 चुन लिए। लेट्स से मैंने चुने P1, P3, चलो P5 और P6, मैंने ये 4 लोग चुन लिया। अब मेरे पास फिलहाल में P2 बचा हुआ है और P4 बचा हुआ है, राइट। तो अब ये तो मेरा एक तरीका हो गया, मतलब ये 6 C4 से मैंने क्या करा, इन चारों को चूज किया। अब इन चारों रूमों में मैं इनको घुमा सकता हूँ, P1, P3, P5, 6, है ना, और ये ऐसे अपने आप में घूम सकते हैं। लेकिन अगर मैं P2 और जो P4 रह गया है, लेट्स से P2 जो है वो इसी के रूम में चला गया। लेट्स से ये मेरा रूम नंबर 1 है, ये मेरा रूम नंबर 1 है, ये मेरा रूम नंबर 2 है, ये मेरा रूम नंबर 3 है और ये मेरा आपका रूम नंबर 4 है। ठीक है, तो P2 चला गया रूम नंबर 1 में और जो मेरा P4 था वो चला गया लेट्स से आपका रूम नंबर 2 में। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मैंने कहा चलो ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है तेरे वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये आपका, हम इसको मान रहे हैं, ये एक तरीका है ऐसा होने का। एक और तरीका मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वे नंबर 2। तो वे 2 क्या होगा, वे 2 ये है कि R1, R2, R3, R4 है, परफेक्ट है। मैंने इन P1 से लेकर के P6 में मैंने अब ये चुने हैं, कौन कौन से, P2, P4, आपका P5 एंड P6, मैंने ये 4 चुने हैं। और इन 4 को मैंने बिल्कुल ऐसे ही डाला है। मैंने P2 को डाला है रूम नंबर 1 में, मैंने P4 को डाला है रूम नंबर 2 में, P5 को डाला है रूम नंबर 5 में और इसको P6 को आपका रूम नंबर 4 में डाला है। अब कौन बच गया, अब बच गया मेरे पास P1 बच गया और मेरे पास P3 बच गया। अब मैं चाहूँ तो मैं P1 को इधर डाल सकता हूँ, P3 को इधर डाल सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो ये मेरा वे नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, पर इसी वाले केस के अंदर, क्योंकि P1 P3 के पास क्या 2 फैक्टर तरीके से घूम सकते हैं वो, राइट। तो मेरा जो तीसरा तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि इनको तो ऐसे ही रहने दो, P2, P4, P5 एंड P6, इसको तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, आपका रूम नंबर 1 2 3 4 में मैंने अपने जो मेरा P1 था उसको मैंने इसमें डाल दिया और P3 को मैंने इसमें डाल दिया। अब जरा मैं इस कॉम्बिनेशन को जरा ध्यान से देख रहा हूँ और मैं जरा इस वाले को भी ध्यान से देख रहा हूँ, पहले वाले को। ठीक है, अभी के लिए मैं सेकंड वाले को हटा दे रहा हूँ और तुम जरा इन दोनों को ध्यान से कंसंट्रेट करो, तो तुम्हें समझ में आएगा भाई साहब कुछ तो झोलमाल है। जो रूम नंबर 4 है उसमें P6 है, इसमें भी P6 है। जो रूम नंबर 3 था इसमें भी P5 है, इसमें भी P5 है। जो रूम नंबर 2 है उसमें P4 P3 है, इसमें भी P3 P4 है। हैं तो दोनों वही ना, हमें क्या फर्क पड़ रहा है कौन कहाँ बैठा हुआ है रूम के अंदर। रूम के अंदर 2 लोग थे, कौन कौन से, P3 P4। अब वो पहले P4 P3 हो, P3 P4 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। सिमिलरली जो रूम नंबर 1 है उसमें P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2, यानी कि वे 1 और वे 3 ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है। समझ रहे हो, तो इसका मतलब हर एक केस 2-2 बार रिपीट हो गया यहाँ पर। समझ गए तुम, इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे, पूरा खेल ही अलग है बॉस, पूरा खेल ही अलग है। तो ये पूरी कहानी क्या हो गई, रिपीट हो गई, ये पूरी कहानी
रिपीट हो गई। इसीलिए मैंने बोला था कि जिस तरीके से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वैसे ही करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन था, ये मैंने किस टाइप में करा रखा है, ये मैंने कराया डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट के अंदर। तो जो हम बोल रहे हैं वो करते जाओ, वरना दिमाग की चटनी बन जाएगी, दही बन जाएगा पूरा। और अगर इतना ही शौक है ये काम करने का, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि तुम्हें दिख रहा है यार कि दो बाइनोमियल्स जो है मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ है ना, कि 64 इंटू 4 टाइप थिंग्स, हमेशा चेक कर लो, हमेशा चेक ऑलवेज। ठीक है, तो चेक ऑलवेज, दिस इज द ओनली की ओके दैट आई कैन से। कभी भी अगर दो तुम्हें दिख रहा है ऐसे मल्टीप्लाई होता हुए, तो एक बार चेक कर लो कि यार मैंने ऐसा क्यों करा, कहीं रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी है मेरे पास, ये तो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट टू यूनिट स्क्वायर सच दैट कि उनका रो और कॉलम सेम नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन मैंने कराया चेस बोर्ड वाले में। और अगर तुम्हें याद हो तो उसमें भी यही हो रहा था कि उसमें रिपीट हो रहा था, तो मैंने करवाया था डबल काउंटिंग ट्रिपल काउंटिंग हो रही है इसके अंदर। ठीक है, परफेक्ट। तो बस ये वाली बात थी। और इसमें क्या, फाइंड द नंबर ऑफ पेयरिंग्स ऑफ अ सेट ऑफ टू एन एलिमेंट्स। हाँ ये सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट ऑफ सेट ऑफ टू एन एलिमेंट्स, तो हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर टू एन एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ले लेते हैं जिसमें ये 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके मुझे पेयर बनाने हैं। पेयर क्या बना सकता हूँ, हो सकता है मैं 1 2 बना दूँ, हो सकता है मैं 3 4 बना दूँ, हो सकता है मैं 5 6 बना दूँ, 2 4 कुछ भी बन सकता है ना, कुछ भी, किसी भी टाइप के पेयर हमें देखने को मिल सकते हैं। राइट, तो यही चीज़ हमें देखनी है कि क्योंकि किसी भी टाइप के पेयर बन सकते हैं। तो एक सबसे सिंपल आंसर क्या होगा कि मेरे पास ये 6 हैं, ठीक है, ये 6 हैं। अब देखो मैं क्या कैसे समझा सकता हूँ इस वाले को। इन 6 में से मैंने कोई भी 2 ले लिए, फिर जो 4 बच गए उनमें से मैंने कोई दो ले लिए, और फिर अब जो ये 2 बच गए उनमें से मैंने कोई 2 ले लिए। ठीक है, पर अब अगर तुम समझ में आया हो तो फिर से तुमने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, क्योंकि इसका सही तरीका क्या होता कि पहले मैंने इन 6 चीज़ों को दो के 3 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी क्योंकि 2 फैक्टोरियल 3 बार आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा एक 3 फैक्टोरियल, तो ये तो तुमने कर दिया डिवाइड। ठीक है, बस डिवाइड ही करना है इस वाले में तो, क्योंकि नंबर ऑफ पेयरिंग्स ऑफ अ सेट ऑफ टू एलिमेंट, बस डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट तो करना नहीं है, किसी को थैलियाँ बांटनी तो है नहीं है। ठीक है, तो बस ये इसका आंसर हो जाना चाहिए था। पर इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में क्या आंसर आएगा देख सकते हो तुम अपने आप ही। इसका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसमें 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा कहीं पर भी। ठीक है, तो इसमें ये गलती है क्योंकि इसमें रिपीटेशन होगा, और मैं कैसे होगा रिपीटेशन वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके थ्रू। राइट, तो इस वाले का आंसर क्या होना चाहिए, ये जो आंसर आया है इसको डिवाइड कर दो 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो मैं तो फिलहाल यही वाला रेकमेंड करता हूँ, पर फिर भी अगर किसी का मन है तो वैसे कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस वाले क्वेश्चन को जिसको करना, फाइंड द नंबर ऑफ पेयरिंग्स ऑफ अ सेट ऑफ टू एन एलिमेंट्स। अगर टू एन एलिमेंट्स हैं उसमें से मैंने कोई भी 2 चुन लिए, अब कितने बच गए, 2n-2, इनमें से मैंने कोई 2 चुन लिए। फिर अब कितने बच गए, 2n-4, इसमें से मैंने कोई 2 चुन लिए। अब कितने बच गए, 2n-6, ऐसे ही मैंने इसमें से भी 2 चुन लिए। फिर ऐसे ही करते करते आखिर में 2 एलिमेंट बचेंगे, उनमें से भी मैं 2 चुन लूंगा। ठीक है, तो ये जो मेरा आंसर आया इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो मेरे पास जो थे 6 थे, तो 6 मतलब क्या होता है 2 इंटू 3। ठीक है, तो जब मेरे पास 2 इंटू 3 इतने एलिमेंट्स थे, उसमें से जो मैंने 2 चुने थे, फिर मेरे पास आ गया था 4c2, फिर मेरे पास आ गया था 2c2, तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ा था 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि एक ही केस 6 बार रिपीट हो रहा है इस वाले केस के, इस वाले के अंदर। इस वाले में क्या हो रहा है, इसमें एक ही केस n बार रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो इस बात को, ये एक ही केस n बार रिपीट हो रहा है, सॉरी n फैक्टोरियल बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 6 बार रिपीट हो रहा था, इसमें n फैक्टोरियल बार रिपीट होगा, तो इसमें इसका इसका परफेक्ट जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। और बाकी जो इसका सबसे सिंपल तरीका है करने का वो क्या है कि मैं 2n जो मेरे को चीज़ें दे रखी हैं उनको मैंने पहले दो दो के पेयर्स में बांट लिया, है ना, दो दो के मैंने थैलियाँ डिवाइड कर ली। पहली थैली में दो, दूसरी थैली में भी दो, तीसरी वाली थैली में भी दो, चौथी थैली में भी दो, है ना, ऐसे करते करते, क्योंकि 2n है तो मुझे ऐसी n थैलियाँ लेनी पड़ेंगी। कितनी थैलियाँ लेनी पड़ेंगी, n थैलियाँ लेनी पड़ेंगी। तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कितनी बार, n बार, तो यहाँ पे आ गया n, और फिर यहाँ पे आ गया n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा न्यूमरेटर लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इतना आंसर देता है, और ये जो मैंने n फैक्टोरियल लिखा है वहाँ पे इस वाले में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मुझे तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ ना, क्या डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू तुम्हारा ये वाला तरीका, क्योंकि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि इस तरीके को ना ही यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छे रहो, मतलब ज़्यादा फायदे में रहोगे मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अच्छा इस वाले को देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द लेटर्स A A B B B C इफ टू अलाइक इन वन डिस्टिंक्ट लेटर इज चूजन। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आपका शायद 13 लेक्चर के अंदर कराया था मैंने ये वाला। फिर भी अगर मुझे कराना है तो 3 लेटर चूज करने हैं। मेरे को 2 अलाइक दे रखे हैं, 2 अलाइक इन द सेंस कि यार मैं हो सकता है दोनों ए चूज कर लूँ, या फिर मैं दोनों बी चूज कर सकता हूँ। सी तो चूज कर नहीं सकता क्योंकि दोनों अलाइक चूज करने हैं। तो मेरे पास है क्या क्या, मेरे पास 2 तो ए है, मेरे पास 3 मेरे पास बी है, और एक मेरे पास सी है। तो 2 अलाइक के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2 अलाइक के लिए मेरे पास सिर्फ यही 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो मैं इनमें से इन दोनों में से कोई भी क्योंकि मुझे 2 अलाइक चूज करने हैं, तो मैं इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने 2A चूज कर लिया, या फिर मैंने 3B में से कोई भी 2B उठा लिया। अब मेरे पास क्या बचा, अगर लेट्स से मैंने ए चूज कर लिया होता तो मेरे पास बी और सी बचा हुआ है, मेरे पास बी और सी बचा हुआ है, उसके लिए उसमें से मैं किसी एक डिस्टिंक्ट को उठा लूंगा।
राइट? तो इसमें से जो मेरे पास ये 2 बच गया बी और सी, इनमें से मैंने ए को उठा लिया। या फिर क्या हुआ होता कि तुमने जब 2C1 किया होता तो तुमने एक्चुअल में बी उठा लिया होता, तो ए और सी बच गया होता, तब भी वही बात रहती कि तुम 2C1 तरीके से उठा लेते। ठीक है? अब इस वाले में मत बोल देना गलती से भी 2C2 कहीं तुम इसको बोल दो कि यार 2C1 में 2C2 है ना, कि 2 2 में से 1 उठाया, 2 में से 1 उठाया, तो इसको हम सीधे बोल देंगे 2C2, तो ये गलत है बिल्कुल, है ना? ऐसा मत कर देना। चलो खैर, तो मतलब आई होप सो थोड़ी कन्फ्यूजन जो किसी को होगी वो समझ में आ गई होगी। और नेटशेल में अगर तुमसे कुछ बोलूँ तो मैं ये बोलूँगा, कभी भी अगर क्वेश्चन कर रहे हो पेपर के अंदर एडवांस के अंदर, तो वैसे तो ये काफ़ी कॉमन सेंस है, काफ़ी तक डिफॉल्ट में होना चाहिए तुम्हारे कि अगर टाइम मिल जाए तो क्वेश्चन को चेक करना ही करना है। ठीक है? और अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जहाँ पे ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे अभी ऊपर भी हम कर रहे थे, है ना? या 2nC2 फिर 2n-2C2, खासकर इस टाइप की चीज़ जैसे 10C2 फिर 10-2 8, तो 8C2 फिर ये 8-2 6 6C2। अगर तुम इस टाइप की कोई चीज़ कर रहे हो तो 99% केसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि तुम कुछ गलती कर रहे हो इसमें, है ना? 99% चांसेस हैं कि तुम्हें इसको किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको अपने आप सोचनी पड़ेंगी। ये किसी का डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर से आके टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। और बाकी हाँ, एक और चीज़, तुम लोग टेलीग्राम का वो ज्वाइन कर सकते हो, वही ना, जो टेलीग्राम का ग्रुप है और चैनल है। एक और चीज़, जो भी पीएनसी की वीडियो या फिर किसी भी लेक्चर की वीडियो है ना, उस वीडियो के नीचे मतलब कमेंट सेक्शन होता है ना, कमेंट सेक्शन, उसमें तुम्हें ये नहीं कि तुम कमेंट पढ़ने बैठ जाओ, पर मेरा एक पिंड कमेंट होता है, एक मेरा पिंड कमेंट होता है। पिंड कमेंट मतलब होता है कि अगर ये पूरा कमेंट सेक्शन है, सबसे टॉप पे मेरा कमेंट होगा, उस कमेंट को ना एक बार रीड जरूर कर लिया करो। अगर उसमें कुछ स्पेशल लिखा हुआ है, जैसे कई बार मैं क्या करता हूँ, कोई लेक्चर में कुछ गलती हो जाती है, तो उस गलती की सारी चीज़ मैं उसी में बता देता हूँ कि यार इस टाइम पर इस फलाना क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ मैंने गलत बोल दी है, तो इसको करेक्ट कर लेना। तब वो यार मैं कैसे बताऊंगा ना हर बार, कोई भी करेक्शन है, किसी बच्चे ने बताया कि सर आपने ये शायद ये गलत कर दिया, है ना, तो वो ह्यूमन एरर तो कई बार हो ही जाता है। तो फिलहाल अगर उसमें हो जाता है तो मैं उसमें शो कर देता हूँ। तो कोई भी तुम चैप्टर कर रहे हो या तुमने अभी तक पीएनसी के जितने भी लेक्चर देखे हैं, अगर और तुमने कमेंट नहीं पढ़ रखे हैं, तो एक बार बस मेरे मेरे पिंड कमेंट पढ़ लो। तो अगर 16 लेक्चर है तो 16 के 16 कमेंट्स पढ़ लो, तो उससे तुम्हारा ये हो जाएगा, क्योंकि कोई कोई गलती है तो अपने आप करेक्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है, परफेक्ट।